जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। भारतीय नौसेना लगातार एक के बाद एक जो एक्सरसाइज कर रही है, जो ड्रिल कर रही है, वो एक बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। और यही वजह है कि अब भारतीय नौसेना ने अपने वॉरशिप आईएनएस सूरत को पहली बार सूरत में पहुंचाया है। इंडियन नेवी का आईएनएस सूरत विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके कई मायने देखे जा रहे हैं। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे खास बात यह है कि ये अकेले ही पाकिस्तान के कई जहाजों को डुबो सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है। इसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताएं हैं, साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल का एक जबरदस्त कॉम्बो पैक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये अकेला ही पाकिस्तानी नौसेना पर, उनकी नेवी पर भारी पड़ जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर इसकी जद में दुश्मनों की पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, उनकी शिप्स, एयरक्राफ्ट या कोई भी हेलीकॉप्टर आता है, उसे ये पल भर में तबाह कर सकता है। और सूरत को ही सूरत में डिप्लॉय करना बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। भारतीय नौसेना की जो ड्रिल लगातार हो रही है अरेबियन सी में, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि हो सकता है कि पहला वार भारतीय नौसेना ही करे। कि पुलवामा आतंकी हमले में भारतीय नौसेना का एक वीर जवान की इन्होंने हत्या कर दी थी। बदला भारतीय नौसेना की तरफ से बनता है। वहीं पाकिस्तान की नेवी काफी अलर्ट मोड पर है। लगातार वो नोटम वार्निंग जारी कर रहे हैं और अब तो ये लोग भारत के खिलाफ नीच हरकत पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी नेवी के एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि उनकी नेवी भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना है। साथ ही इन लोगों ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें कि अपनी नौसेना की ताकत को ये दिखा रहे हैं। सब जानते हैं इनके पास है क्या। ना इनके पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन है, ना इनके पास ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ है, ना ही इनकी पनडुब्बियों की संख्या भारत की पनडुब्बी संख्याओं से मैच करती हैं, ना इनके पास कोई SSBN है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे तो ऐसा लगने लगा कि हमने कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान को सर पर चढ़ा दिया है। हमारा एक्चुअल दुश्मन तो चाइना है, जिसके साथ हमें कंपेयर करना चाहिए। लेकिन क्या करें, एक भिखारी देश के साथ कंपेयर करना पड़ रहा है। मैं तो सारी मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इनके बारे में ज़्यादा खबरें दिखाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जब पता है इनके पास कुछ है नहीं जंग लड़ने के लिए, एक हफ्ते के अंदर इनका सारा असला, गोला बारूद, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या ये जंग लड़ेंगे। लेकिन इस बीच दोनों देशों की नौसेनाओं ने अरब सागर में अपनी एक्टिविटीज़ को काफ़ी तेज कर दिया है। जहां पाकिस्तान एक तरफ लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है, तो भारत एंटी शिप मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत के मायने समझ रहे हैं आप एंटी शिप मिसाइलों के? इनकी जो बची कुची शिप्स हैं उन्हें भी खत्म करना। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के ALH वेरिएंट को ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। HAL की तरफ से कहा गया है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव सेना और वायुसेना के वेरिएंटों को डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पर इन्हें ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी गई है। अब यानी कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ही ALH को फिर से ऑपरेट करेंगी। वहीं दोस्तों, भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अगर अब कोई हमारे ऊपर कायराना हमला या फिर उसके बारे में सोचता है, तो ये बात समझ लीजिए, इस वक्त भारत में मोदी सरकार है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस देश के हर इंच से आतंकवाद को उखाड़ फेंकना ही हमारा संकल्प है। मतलब साफ है कि अब भारत ने तय कर लिया है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में सभी धार्मिक मदरसे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं भारतीय हवाई हमलों की चपेट में वो ना आ जाए। इस बात का खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक बात और सामने आई है, जो कि पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत सतीश चंद्रा जी ने कही है। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। 1960-61 में भारत ने ही इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को $175 मिलियन दिए थे, जिसका इस्तेमाल उस देश में नए डैम्स और सिंचाई के बुनियादी ढांचों के निर्माण में किया गया था। और भारत ने यह सबसे बेवकूफी वाला काम उस दौरान किया था। बांग्लादेश के तेवर भी दोस्तों पाकिस्तान से कम नहीं है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करती है, अब उनके जो रिटायर्ड सेना के ऑफिसर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह चैलेंज कर दिया है भारत को कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश पूरे नॉर्थ ईस्ट पर आक्रमण करके असम सहित 7 राज्यों पर कब्जा करेगा। अब क्या ये भारत के लिए खतरा नहीं है दोस्तों? तो भारत को इन बयानों को, इन स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेना पड़ेगा। माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अब लड़ाई 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट की है। और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान ये बनाए इसीलिए गए थे कि ताकि भारत को हमेशा परेशान किया जा सके। और आज देखो, दोनों एक हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने अटारी वाघा चेक पोस्ट को बंद कर दिया है और इवन उसने भारत से निर्वासित अपने लोगों को ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। साफ बोल दिया कि हम इनको नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, इसका भी एक सॉल्यूशन है। पहले तो इन लोगों को अब एक्सेप्ट नहीं करना होगा कि ये लोग अब हमारे देश में रहेंगे। दूसरा, इनको रिफ्यूजी कैंप में डाल दो।
और तब तक रखो जब तक पाकिस्तान इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेता या इनके लिए मजबूर ना हो जाए। आप देखो ना ट्रंप किस तरीके से क्या करता है, कोई अगर वहां पर इस तरीके से लोग घुस जाते हैं अब तो वो डिपोर्ट कर देता है, लेकिन फिर भी जो अवैध विदेशी वहां घुसते हैं उनको भी वो रिफ्यूजी कैंप में डाल देता है। हम तो कहेंगे इन लोगों को डिटेंशन कैंप में डालो। बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तानी अपने लोगों से, अपने मुसलमान भाई बहनों से, तो अब क्यों नहीं ले रहे उनको? भारत ने ठेका थोड़ा ले रखा है इन लोगों का। वहीं भारत ने पाकिस्तान के साथ सारी पोस्टल सर्विसेज को बंद कर दिया है और पाकिस्तान की जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी आईपी को ब्लॉक भी किया जा रहा है। और ये काम भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने और उनके लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने के बाद ही किया है। और भारत ने अब पूरा इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान के लिए शिपिंग लाइनें पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी। अब आप ये देखिए ना दोस्तों, भारत पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट नहीं करता है और 2024 की रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान से भारत में जो इंपोर्ट था वो $1 बिलियन से भी कम था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान भारत पर कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन पर निर्भर भी है, डिपेंडेंसी बनी हुई है। और लेकिन अब तो जो द्विपक्षीय व्यापार था वो अब सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भारतीय सामान हैं जो कि बैकडोर से पाकिस्तान पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो तीसरे देश के माध्यम से यहाँ पहुंचे। लेकिन दोस्तों अब वक्त आ गया है कि भारत को बैकडोर के जो चैनल्स हैं उन्हें रोकना होगा, पाकिस्तान पर शिकंजा कसना होगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने टिल्ला रेंज में अपनी एक्सरसाइज शुरू की है जिसमें कि वो अपनी फायर पावर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब उनकी जो आर्टिलरीज है उनका विश्लेषण किया गया तो देखा जा सकता है कि कई तरीके की कमजोरियां या कई तरीके की दिक्कतें इनमें देखी जा रही हैं। पाकिस्तान के हविज़र्स और टैंक किसी भी तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लायक नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इनके पास कुछ है जो ये जंग के लिए हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट इंजन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, यानी कि अब कावेरी इंजन प्रोग्राम को किसी भी तरीके से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब साफ है कि विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ इस जेट इंजन को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा भारत के अंदर मटेरियल्स और टेस्टिंग इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा। ये बात खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। वहीं दोस्तों भारत ने अपने FICV के लिए क्रूलेस 30 mm टरेट का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। दरअसल भारत अपने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर काम काफी तेजी से कर रहा है, जो कि भारत की पैदल सेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम भी है। रिमोट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया टरेट मारक क्षमता, सिचुएशनल अवेयरनेस और जो हमारे चालक दल है उनकी सुरक्षा को बढ़ाता है। और जो ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे इंडियन मिलिट्री रेंज में, उसमें इस टरेट की सटीकता और मल्टी रोल क्षमताओं की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें कि इसकी 30 mm की कैनन और ATGM लॉन्चर भी शामिल है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत FICV प्रोग्राम $10 मिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अंशुमन त्रिपाठी ने कहा है कि भारत को अब ग्लोबली टैलेंट को काम पर रखना होगा ताकि मौजूदा तकनीक को हासिल करके AMCA के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के जेट इंजन को तेजी से डेवलप किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि टैलेंट के ही माध्यम से चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को तैयार किया और आगे वो अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी डेवलप कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत को भी अब विदेशी जो टैलेंट है, जैसे कि अमेरिका भारत के टैलेंट्स को ले जाता है अपने यहाँ, ऐसे भारत को भी अब जो टैलेंटेड माइंड है उन्हें रखना होगा अपने इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और ये चीज़ ज़रूरी भी हो जाती है दोस्तों। हमारा प्रोग्राम इंजन का इतना लेट हो रखा है, जिसे देखते हुए अगर आप माने कि इंजन की वजह से हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा अमेरिका पर बढ़ गई है। और अमेरिका आपको मालूम है कि सिर्फ एक अवसरवादी देश है। जब उसे लगेगा कि भारत के साथ उसके संबंध खराब हो रहे हैं तो वो फिर सप्लाई चेन का रोना रोने लगेगा, हमारे फाइटर जेट के प्रोग्राम्स डिले हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है कि भैया हमें टैलेंट्स को हायर करना होगा। पाकिस्तानी लोग राफेल फाइटर जेट के बारे में कई ऐसे दावे कर रहे हैं जो कि सच्चाई से परे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि भारत का राफेल फाइटर जेट बिल्कुल अलग थलग है और उसमें इंटरऑपरेबिलिटी की सबसे बड़ी कमी है, यानी कि राफेल भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है। अब ये जो दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से वो उनके दिल को सुकून देता है, नो डाउट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2020 में जब भारत ने राफेल फाइटर जेट शामिल किए थे तो AFNet के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर इकोसिस्टम में इन्हें पूरी तरीके से एकीकृत कर दिया है, जो कि भारत का एक सुरक्षित डिजिटल ग्रिड है। नाटो स्टैंडर्ड लिंक 16 के साथ DRDO का वायु लिंक और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के साथ सीमलेस कम्युनिकेशन सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो अवाक्स हैं वो राफेल के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जैसे कि तरंग शक्ति 2024 जैसे अभ्यास में देखा गया था और इवन 2023 में लद्दाख गतिरोध के दौरान डिप्लॉयमेंट में देखा गया था।
दोस्तों कैट्स हंटर ALCM यानी कि एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हमारे कॉम्बैट एयर टीमिंग प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कहा जा रहा है कि इसमें PTAE-7 इंजन के साथ इसे रीडिजाइन किया जा रहा है, जो कि एक स्टेल्थ ओरिएंटेड लो ऑब्जर्वर प्रोफाइल के साथ होगी। अपडेट की गई मिसाइल में दोस्तों रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए एंगुलर बॉडी और ब्लेंडेड विंगलेट्स होंगे, और इस मिसाइल में GTRE का स्वदेशी PTAE-7 टर्बोजेट जो कि 4.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है वो लगाया जाएगा, जिससे कि इसकी मैक्स 0.7 से 0.8 की सबसोनिक स्पीड होगी और ये 350 यानी कि 350 किलोमीटर से अधिक रेंज इसको मिलेगी। और सुखोई 30 MKI तेजस मार्क 1A और राफेल फाइटर जेट से भी इसे लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। और कैट्स हंटर ब्रह्मोस NG का एक आप ये समझिए कि पूरक होगा, जो कि गहरे हमले वाले मिशनों के लिए स्टेल्थ और सर्वाइवलिटी पर ध्यान केंद्रित करेगा। इंडियन एयरफोर्स को अब जल्द ही अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिलने वाली है, जो कि अब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में पहुंच चुकी है। DRDO के द्वारा तैयार की गई यह मिसाइल पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली PL-15E से काफी आगे निकल जाती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से अधिक है और बढ़ी हुई सटीकता के लिए आइसा सीकर है। सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के शुरुआती बैचों को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि भारत की एयर सुपीरियरिटी क्षमताएं काफी मजबूत हो जाएंगी। और स्पेशली DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इस स्वदेशी मिसाइल को क्षेत्रीय हवाई खतरों के खिलाफ तैयार किया है, और खास करके इस डोमेन में आत्मनिर्भरता के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि हमें इस ग्रेड की मिसाइलों को इंपोर्ट ना करना पड़े। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर से अधिक है, जो कि इसकी जबरदस्त पहुंच और एंगेजमेंट के मामले में PL-15E से आगे रखती है। ये विस्तारित रेंज DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसकी स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि भारत अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हुए बिना स्टैंड ऑफ दूरी पर खतरों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता में बढ़त बनाए रखे है। वहीं इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अपने राफेल फ्लीट में ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लगाएगी। और आप सबको मालूम है कि डसॉल्ट एविएशन ने भारत के स्वदेशी हथियारों को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने के लिए सहमति जताई है। 1.3 टन वजनी ब्रह्मोस NG 290 किलोमीटर की रेंज और मैक 3.5 की स्पीड के साथ पहले वाली ब्रह्मोस की तुलना में 50% हल्की है और 3 मीटर छोटी है, जिसमें कि लो रडार क्रॉस सेक्शन और आइसा रडार सीकर फैसिलिटी है। और 2026 में दोस्तों सुखोई 30 MKI पर इसके परीक्षण शुरू होंगे और फिर राफेल और तेजस मार्क 1 में इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। भारत की लखनऊ में नई फैसिलिटी में इनका उत्पादन किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स ने तो 400 मिसाइलों का ऑर्डर भी दिया है, जिसे भारत एक्सपोर्ट भी करेगा। और इस मिसाइल से राफेल की क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों की प्राण कीली हो जाती है, नो डाउट अबाउट इट। वहीं जापान दोस्तों अब बांग्लादेश को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचने का एक बड़ा ऑफर दे रहा है। मतलब साफ है कि इंडो पैसिफिक में जापान अपना विस्तार करना चाहता है, और इस ऑफर में जापान ने बांग्लादेश को रडार सिस्टम, पेट्रोल वेसल्स देने की बातचीत की है। हालांकि ये बातचीत 2022 से दोनों देशों के बीच चल रही थी। बाकायदा जापान इसके लिए बांग्लादेश को डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। बांग्लादेश भी अपनी हथियार फ्लीट में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक चाइना और रशिया पर डिपेंड रहा है। हालांकि दोस्तों इस वक्त तो कोई डील नहीं करनी चाहिए जापान को भी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ये बांग्लादेशी भारत के सगे भी नहीं है। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।